नमस्कार, मैं आशुतोष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस डिजिटल प्लेटफार्म पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की संरचना और उसके प्राकृतिक विभाजन पे। इससे पहले कि हम लोग अपना विषय प्रवेश करें, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमारे पास, और ये क्वेश्चन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी किसी विषय को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं या जानने की इच्छा जब होती है तो उसका जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य में निहित जो जिज्ञासा होती है यही हमें ज्ञान के मार्ग तक ले जाती है। और ये ज्ञान स्थायी तभी होता है जब उसमें जिज्ञासा का मिश्रण हो। तो ये क्वेश्चन हमारे और आपके बीच में एक जिज्ञासा पैदा करेगी जो इस आज के क्लास को और रोचक बनाएगी। प्रश्न यह है कि हम लोग कहीं जाते हैं या अपने देश में ही कहीं हमको पहाड़ मिलते हैं, कहीं मिट्टी मिलती है, कहीं ये खुले मैदान हैं, कहीं पठार हैं, चट्टान हैं, तो क्या इस तरीके की जो विविधताएं हैं इनका आरंभिक स्वरूप कैसा रहा होगा? या हम लोगों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और ये प्रमाणित भी है कि हिमालय का निर्माण, ये हिमालय अभी नवीनतम पहाड़ों में से एक है। तो आइए आज हम लोग इस बिंदु पर विचार करेंगे कि आरंभिक स्वरूप में हमारी पृथ्वी में हमारे भारत की पोजीशन क्या थी और ये किस तरीके से आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक स्वरूप में हमारे सामने ये कुछ स्टेप लगाए गए हैं। जो मानचित्र है, ये मानचित्र हमारे स्टेप है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से भारत का निर्माण होता है या आधुनिक विश्व का निर्माण होता है, आधुनिक विश्व के स्थलीय धरातल का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से अलग होते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत रहा, हम लोग उसी आधार पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भौगोलिक स्वरूप कैसा था। तो अंतिम ट्रियासिक युग में पैंजिया का विखंडन और विभाजन के परिणाम स्वरूप तथा अंतर्जात और बहिर्जात बल और विवर्तनिक हलचलों के कारण आधुनिक विश्व के स्थलीय धरातल का निर्माण हुआ। अब एक शब्द इसमें आता है, ये पैंजिया। ये पैंजिया क्या है? तो पैंजिया को परिभाषित किया गया, अल्फ्रेड वेगनर ने परिभाषित किया कि कार्बोनिफेरस युग में हम लोग चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत की अमूर्तता में नहीं जाएंगे, उतनी गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, फैक्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य है प्राकृतिक विभाजन को पढ़ना, तो हम लोग उन तथ्यों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पैंजिया शब्द को परिभाषित किया गया कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड का अर्थ क्या है? ये सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। हम देखेंगे कि ये पृथ्वी का संपूर्ण स्थलखंड जो आपस में जुड़ा हुआ है, इसी को पैंजिया कहा गया। अब इसको हम देखेंगे कि इक्वेटर 0 डिग्री इस तरीके से है और किस तरह से हमारा विभाजन है। यहाँ यदि पैंजिया में हम देख रहे हैं तो पैंजिया में हमारा भारतीय भूभाग यहाँ पर स्थित है। ये अब सभी स्थलखंड जब आपस में जुड़े हुए हैं और इसी बृहत महाद्वीप को पैंजिया कहा गया। आगे हम बढ़ते हैं तो जब चूंकि हमें पता है कि नहीं, स्थलखंड और जल ये दो पार्ट हैं पृथ्वी पर। यदि हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो महासागर और महाद्वीप के रूप में अध्ययन करते हैं, एक देश के रूप में भी हम अध्ययन करते हैं। तो हम अपने धरातल का अध्ययन करते हैं, उसके बाद जल के रूप में हम अध्ययन करते हैं महासागरों का, सागरों का, नदियों का। इस तरीके से आगे चल करके इनका भौतिक विभाजन हम करके थोड़ा विस्तृत हो जाते हैं, लेकिन आरंभिक स्वरूप यह है, मोटा मोटी हमको यह समझना है कि हमें स्थलखंड और जलखंड की प्रकृति को समझनी है और इसकी स्थिति को समझनी है। तो जब स्थलखंड पैंजिया के रूप में है तो जो बाकी बचा हुआ जल है उसको क्या कहा गया? तो उसको पैंथालासा कहा गया वेगनर साहब के अनुसार। पैंजिया के चारों तरफ जो एक बृहद महासागर था, चारों तरफ जो जलावरण था, वो जलावरण पैंथालासा कहा गया। और चूंकि पैंजिया का विभाजन होता है, विभाजन का स्वरूप इस तरह से है, ये हम देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि इक्वेटर के कितना नीचे, चूंकि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। बड़ी चीज यह है कि अभी पृथ्वी इक्वेटर के दक्षिणी गोलार्ध में है।
पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, इक्वेटर के दक्षिण में है। लेकिन आज वर्तमान भारत की जो लोकेशन है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अभी हम देखेंगे कि यह कैसे इसका विचलन होता है। अब जब पंजिया के विभाजन की हम बात करते हैं तो वेगनर के अनुसार पंजिया का विभाजन केवल 2 पार्ट में होता है, लारेशिया और गोंडवाना। लेकिन अभी कुछ किताबों को हम पढ़ते हैं जिसमें डी आर खुल्लर जी प्रमुख हैं, तो डी आर खुल्लर के किताब के अनुसार आर्कियन युग की समाप्ति पर यूरोनियन भू हलचलों के फलस्वरूप पंजिया का विभाजन 4 भागों में होता है। वो 4 भाग कैनेडियन महाखंड, बाल्टिक महाखंड, साइबेरियन महाखंड और गोंडवाना महाखंड। गोंडवाना यहाँ भी कॉमन है। यह गोंडवाना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गोंडवाना को भी हमें समझना है। आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे तो गोंडवाना का पार्ट हमारे पास आएगा और कई प्रमुख घटनाओं में गोंडवाना का अहम रोल रहेगा, इसलिए गोंडवाना को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अब पंजिया के विभाजन की बात आई। वेगनर साहब के अनुसार पंजिया का अंतिम त्रियासिक युग में पंजिया का विभाजन जब 2 भागों में होता है तो उत्तरी भाग का निर्धारण हम कैसे करेंगे? इक्वेटर से हम उत्तरी भाग का निर्धारण करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ये लारेशिया और दक्षिण में गोंडवाना। अब बात आती है कि लारेशिया में लारेशिया को अंगारा लैंड भी कहा गया। लारेशिया में कौन कौन से महाद्वीप के भाग थे? तो लारेशिया में उत्तरी अमेरिका का पार्ट, यूरोप और एशिया, ये 3 पार्ट लारेशिया के भाग थे। और गोंडवाना लैंड जो इक्वेटर के दक्षिण है, गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण गोंडवाना लैंड के विचलन से होता है, इसके विभाजन से होता है। आगे हम देखेंगे कि इसी में अब बात आती है, एक तथ्य और है हमारा कि अटलांटिक महासागर कैसे बनता है। अटलांटिक महासागर जब ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जब इनका पश्चिम की तरफ विचलन होता है, इनका विस्थापन जब पश्चिम की तरफ होता है तो ये अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है। और जो पंजिया का अवशिष्ट भाग, जो बचा हुआ भाग है, वो एंटार्कटिका के रूप में हमारे सामने आता है। ये एंटार्कटिका के रूप में हमारे सामने आता है। पैंथालासा का क्या हुआ? तो पैंथालासा का अवशिष्ट भाग आज प्रशांत महासागर के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इसको कंक्लूड करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। कंक्लूजन ये है कि आधुनिक स्वरूप में सभी स्थलखंड एक साथ जुड़े हुए थे, जिनको पंजिया कहा गया। इस स्थलखंड के चारों तरफ जो महासागर था उसे पैंथालासा कहा गया। पंजिया का विभाजन 2 भागों में होता है, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। इन दोनों भागों के आगे विभाजन होने के बाद, लारेशिया और गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद, आधुनिक संपूर्ण विश्व के धरातल का स्वरूप हमारे सामने है। और पंजिया का जो अवशिष्ट भाग था, पंजिया का क्या हुआ? तो पंजिया का जो बचा हुआ भाग था वो एंटार्कटिका के रूप में हमारे सामने मौजूद है। और पैंथालासा का जो अवशिष्ट भाग है वो प्रशांत महासागर के रूप में हमारे सामने मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की आलोचना भी कुछ की गई है, लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्ध करने के लिए वेगनर सर ने पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया था। हालांकि तमाम आलोचनाओं के बाद भी आज महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अपना एक अलग महत्व है और हम लोग इसी सिद्धांत के आलोक में पढ़ेंगे। हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि हम महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम इस सिद्धांत के आलोक में भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत के प्राकृतिक विभाजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूरा चुंबकत्व क्या है? अध्ययन की वह शाखा जो चट्टानों, अवसादों के निर्माण के संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। यह पूरा चुंबकत्व बताती है कि 2 चट्टानों के बीच में क्या रिलेशन, उनके जो गुण है, गुणों के मिलान के बारे में पूरा चुंबकत्व बताता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि लारेशिया का विभाजन हो गया, गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। गोंडवाना लैंड का जब विभाजन होता है और भारत
इक्वेटर के दक्षिण में है तो फिर भारतीय भूभाग की गति कैसे होती? क्योंकि गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है तो दक्षिण अमेरिका भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी अलग होती है और भारतीय प्लेट भी अलग होती है। तो इनका विस्थापन किधर होता है? आरंभ में ये इक्वेटर, इसको हम देखेंगे कि ये इक्वेटर के दक्षिण में आरंभ में भारत की ये स्थिति थी और हम लोग मिलियन में बात करेंगे 71 मिलियन ईयर्स एगो, 71 मिलियन ईयर्स एगो भारत इक्वेटर के दक्षिण में स्थित था गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद। और भारत का विस्थापन अब उत्तर की तरफ हो रहा है और जैसे ही उत्तर की तरफ हो रहा है धीरे धीरे इसका भारत का विस्थापन हो रहा है। इनके भारत की भूमि के आगे बढ़ने की दर प्रायः बहुत कम है। 55 मिलियन ईयर्स एगो भारत का कुछ हिस्सा इक्वेटर के पास पहुंचता है, इक्वेटर को पार करता है। यदि भारत का नक्शा आपको याद होगा तो आप बताएंगे कि ये कौन सा पार्ट है। जैसे ये आधुनिक भारत का उत्तर पश्चिम भाग इक्वेटर के पार है, उस पार थोड़ा सा और समय बीतता है। 38 मिलियन ईयर्स एगो भारत, प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिणी भारत का ही हिस्सा इक्वेटर के दक्षिण में रह जाता है, अन्यथा भारतीय भूभाग आगे बढ़ गया। अब 1 करोड़ साल पहले इस तरीके से आकर के अब यूरेशियन प्लेट से भारत की टक्कर होती है और भारत की जब टक्कर होती है यूरेशियन प्लेट से तो यहाँ 2-3 चीज़ों में हलचल पैदा होती है। और यूरेशियन प्लेट से जैसे ही टक्कर होती है तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बीच का हिस्सा है एक स्थिर है, दूसरा गति कर रहा है। यूरेशियन प्लेट बड़ी है और ये गति करते हुए जब आता है और दोनों की टक्कर होती है तो ये बीच का पार्ट जो ऊपर उठता चला जाता है, ये पार्ट धीरे धीरे लगातार ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। और जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो यहाँ एक बहुत बड़ी घटना होती है। यहाँ से हिमालय का निर्माण होता है, लेकिन बीच में जब प्लेट ऐसे फोल्ड होती है और हिमालय पर्वतों का निर्माण होता है, इसी समय जो बीच का पार्ट है वो नीचे की तरफ धंस जाता है। और नीचे की तरफ धंसने का परिणाम क्या होता है कि टेथिस सागर के जो अवसादी चट्टान हैं ये बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पूर्वोत्तरी श्रृंखला के रूप में विकसित होते हैं। और जो ये आज उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण भी इसी महाखड्ड के रूप में होता है, जिसे आज तक नदियां अपने जलोढ़ निक्षेपों से आज तक पाट रही हैं। अब जब हम लोग इसको देख लिए कि हिमालय का निर्माण, चूंकि इससे एक चीज़ सिद्ध ये होता है कि जो ये हिमालय का निर्माण है ये तो नया है, लेकिन ये गोंडवाना लैंड का पार्ट जो भी है ये भारतीय भूभाग ये प्राचीन है। तो एक नया भाग हुआ, दूसरा पुराना है और सर्वथा नवीन भाग हमारा उत्तर का मैदान। तो अब हम लोगों के अध्ययन का दृष्टिकोण अब पॉइंट में आएगा। वो पॉइंट क्या होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना का अध्ययन हम जब भी करेंगे तो इसको 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित करके बात करेंगे। पहला खंड होगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत, इसलिए कि ये सर्वथा प्राचीन भाग है। और जब यह विस्थापन हो रहा था इसी समय लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ, यह एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो प्रायद्वीपीय भारत चूंकि प्राचीन हिस्सा है, प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के बाद उत्तर की विशाल पर्वतमाला यूरेशियन प्लेट के टकराने के परिणाम स्वरूप जो भूभाग ऊपर उठ गया वो पर्वतमाला के रूप में विकसित होता है, उसका अध्ययन करेंगे। तीसरा उत्तर का मैदान, इस पर्वतमाला और प्राचीन भूभाग के बीच में जो एक खाई बनती है उसमें नदियों का जो प्रवाह है वो अपने द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से पाट रही।
इससे उत्तर का एक विशाल मैदान निर्मित होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत के कुछ मुख्य बिंदुओं को हम समझ लें। वो मुख्य बिंदु क्या है कि सबसे पहले तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड का भाग है तो जैसा पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये गोंडवाना लैंड आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से मिलकर के बना है। अब इसका सीमा विस्तार क्या है, सबसे पहले सीमा विस्तार के विषय में हम समझेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो हिंद महासागर में दूर तक फैलता चला जाता है। यही कारण है कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर है। तो ये दक्षिणी विस्तार है। लेकिन उत्तर का जो विस्तार है, उत्तर में कच्छ से आरंभ होता है और अरावली के पश्चिम से गंगा के समानांतर गंगा के डेल्टा तक, और उत्तर पूर्व की यदि हम बात करें तो करबी एंगलांग व मेघालय पठार तथा पश्चिम में राजस्थान तक ये विस्तृत। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, चूंकि आग्नेय और रूपांतरित शैलों से तो ये मिलकर के बना है, लेकिन उसको और डिफाइन करना है तो इसका ये भूभाग जो है ये बेसिकली नीस और ग्रेनाइट से मिलकर के बना है, कहीं कहीं उसको नाइस भी कहा जाता है। अब पश्चिम बंगाल में जो मालदा भ्रंश है, मालदा भ्रंश से यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, ये फिर आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में जो मालदा भ्रंश है वो उत्तर पूर्व के मेघालय पठार को और छोटा नागपुर को अलग करता है। मालदा भ्रंश मेघालय पठार को और छोटा नागपुर को अलग करता है। अब बात करते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला का। उत्तर की विशाल पर्वतमाला टेथिस सागर के अवसादी चट्टानों के बलित होकर ऊपर उठने का परिणाम है। अभी क्वेश्चन नंबर 126 पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि क्या बृहत हिमालय जीवाश्महीन है, पूछा था। बड़ी चीज यह है कि आगे हम लोग देखते हैं कि बृहत हिमालय का निर्माण कब होता है, लेकिन टेथिस सागर के अवसादी चट्टानों के बलित होकर ऊपर उठने का परिणाम हिमालय की पर्वतमाला और पश्चिमी एशिया के पर्वतमाला का जो विकास होता है। तो कहीं ना कहीं सागर में जो अवसादी तलछट होते हैं उसमें जीवाश्म तो होंगे। अब यहाँ हम लोग जब हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमको वहाँ मिलेगा। अभी हम लोग टेथिस सागर के साथ जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम लोग देखें, क्योंकि अभी उत्तर के विशाल पर्वतमाला का निर्माण हम लोग देख रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सेनोजेइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में, अब देखिए हिमालय का निर्माण भी क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे हिमालय के वर्गीकरण में हम पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो ये क्रमबद्ध तरीके से इनका निर्माण कैसे होता है, कई चरणों में होता है। मायोसीन कल्प में लघु हिमालय और शिवालय श्रेणी का निर्माण होता है। और इस हिमालय की सबसे अच्छी व्याख्या प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हैरी हेस का व कोबर का भूसन्नति सिद्धांत इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, जैसा कि हम लोग पहले ही बात किए थे कि उत्तर का विशाल मैदान यह सर्वथा नवीन भूखंड है। सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद हिमालय का निर्माण होता है, और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह को नदियों के मिट्टी से पाटा जा रहा है वो सर्वथा नवीन भूखंड है। और इसका निर्माण काल क्या है? इसका निर्माण काल है नियोजोइक महाकल्प के क्वार्टनरी को ही नियोजोइक महाकल्प कहा जाता है, और इसके प्लिस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बृहद द्रोणी का निर्माण, जिसे हिमालयी नदियां वो प्रायद्वीपीय नदियां अपने साथ लाए अवसादों से पाट रही हैं। अतः जलोढ़ निक्षेपों से उत्तर का मैदान विकसित होता है। आगे हम देखते हैं इसके प्राकृतिक विभाजन को।
चूँकि भूगर्भिक संरचना को हम लोगों ने देखा और भूगर्भिक संरचना में कई तरीके की विविधता पाई गई है। तो जब कई तरीके की विविधता पाई गई है तो उसका असर हमारे वनस्पतियों पर भी होगा, तो वो और इसके धरातल पर भी होगा। तो किस तरीके से इसके धरातल का वर्गीकरण हम लोग करेंगे, इसको हम देखते हैं। भारत के संपूर्ण भूभाग का, संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 10.6% क्षेत्र पर्वतीय है। पर्वतीय की परिभाषा यहाँ स्पष्ट किया गया है कि 2134.5 मीटर या इससे ऊंचा, 2134.5 मीटर या इससे ऊंचा, उसको हम पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे। तो ये पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 10.6%। आगे हम बढ़ते हैं पहाड़ियों का, पर्वत से थोड़ा सा नीचे। तो पर्वत से थोड़ा सा नीचे का अर्थ क्या हुआ कि 305 मीटर ऊंचा जो भूभाग है और जिसके पास शिखर है, जो चोटियां हैं, 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर की ऊंचाई को हम पहाड़ी क्षेत्र में रखेंगे। और पहाड़ी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 18.5%। आगे जब हम बढ़ते हैं तो पठार आता है। पठार और पहाड़ियों में या पर्वत में एक अंतर है। पठार चपटे हैं, हाईलैंड्स, टेबल लैंड उसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा हुआ, लेकिन टेबल लैंड वो चपटा है। पहाड़ियों और पर्वतों में शिखर होते हैं जो पठार में प्रायः नहीं पाए जाते। वो चोटियों के रूप में पठार अविकसित होता है या वहाँ नहीं पाए जाते। हम देखते हैं कि पठार की ऊंचाई को हम किस रूप में, पठार को किस रूप में परिभाषित करेंगे। तो 305 मीटर से 914 मीटर ऊंचे पठार का जो एरिया है वो 27.7%। इसको इस तरीके से भी हम समझें कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है वो पर्वतीय क्षेत्र 10.6%, पहाड़ी क्षेत्र 18.5%, पठारी क्षेत्र 27.7% और मैदानी क्षेत्र जो है 43.02%। ये मैदानी एरिया है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये हमने देख लिया तो निश्चित रूप से हिमालय, हिमालय के बाद प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, नदियां, और चूंकि हमारे भारत की जो लोकेशन है वो केंद्रीय स्थिति में है और यह तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो एक ही देश में कई तरीके की भू संरचना हमें दिखाई दे रही है, भू आकृतिक दिखाई दे रही है, लैंडफॉर्म है। तो इसको इस आधार पर देखा जाएगा। अभी एक जगह हम क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें यह दिया था कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ों को बताया जाएगा कि भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक और 6, ये एनसीईआरटी के हिसाब से 6 उपभौतिक भागों में जो बटा गया है, ये एनसीईआरटी की किताब में आप उठा करके देखेंगे तो 6 उपभौतिक भाग आपको दिखाई देगा। 4 प्राकृतिक भाग कौन है? उत्तर का पर्वतीय भाग सही है, विशाल मैदान जो हिमालय पर्वत के निर्माण का परिणाम है, प्रायद्वीपीय पठार, प्राचीन गोंडवाना लैंड जो भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तट एवं द्वीप, तट और द्वीप ये जो हमारे तीन तरफ समुद्र है, महासागर है, तो यहाँ तट तो होंगे। तो ये 4 प्राकृतिक भाग है, लेकिन इनको 6 उपभौतिक भागों में यदि हम बांटते हैं तो वो 6 उपभौतिक भाग क्या होंगे? सबसे पहले तो ये हिमालय रेंज होगा। हिमालय रेंज के बाद ये उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र के बाद हमारा आएगा ये उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान को हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, उत्तर के मैदान टॉपिक में, तो ये बेसिकली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन से निर्मित है। आगे जब हम देखते हैं, हालांकि कहीं कहीं भारत के थार मरुस्थल को भी एक प्राकृतिक क्षेत्र माना जाता है और मानना चाहिए भी, लेकिन कहीं कहीं यह भी दिखाया जाता है कि यह सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र का कभी हिस्सा रहा। अब वो
तो उसको इसमें मैदानी इलाके में ही मान लिया जाए, ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अब हम देखेंगे कि ये तीसरा पार्ट हमारा हो जाएगा डिजर्ट रीजन, हिमालयन रेंज, हिमालय का क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, भारत का मरुस्थल, और भारत के मरुस्थल के बाद मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण का पठार। इसको हम लोग पठारी एरिया में, पठारी क्षेत्र के नाम से हम इसको संबोधित करेंगे। ये हमारा पठारी क्षेत्र है। यह संपूर्ण इस तरह से पठारी क्षेत्र में हमारे आएगा। पठारी क्षेत्र के बाद अब चूंकि हमारे पास हमारी जो लोकेशन है वो पूरब, पश्चिम और दक्षिण में महासागर, तीन तरफ जल से घिरा हुआ, इसको प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई है भारत की। तो ये तट आएंगे, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, ये तट आएंगे। तटीय मैदान के बाद हमारे जो द्वीप हैं इनको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि द्वीपों की संरचना बिल्कुल अलग तरीके से है। तो ये द्वीपों को हम इस तरह से पढ़ेंगे। ये हमारा प्राकृतिक विभाजन। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपको आज का क्लास, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।